महेश स्वामी, इनका सवाल ऐसा है कि हमारी जो धार्मिक कट्टरता है या फिर हम जो ग्रंथ में लिखा है, किसी स्वामी ने कहा है, उसी की बात सुनते हैं, क्या इस कारण हमारा विकास नहीं हो रहा है? आपने बहुत सही और अच्छा सवाल पूछा। एक जमाने में जो भारत बहुत प्रगत था, दुनिया के बहुत आगे था, सुजलाम सुफलाम था, भारत में सोने का धूर निकलता था और वैज्ञानिक क्षेत्र में भी बहुत आगे था। जैसा हमेशा कहा जाता है कि भारत में जो तलम वस्त्र बनता था वो इतना मुलायम होता था और इतनी छोटी जगह पर रखा जा सकता था। ऐसे क्वालिटी का वस्त्र बनाने की कला भारत ने साध्य की थी। और जब भारत सुजलाम सुफलाम होगा, इतनी बड़ी लोक संख्या होने के बावजूद पेट भरकर वो जी सकता है, ऐसी अवस्था होगी, तो इसका मतलब उसने खेती और बाकी जगह पर बहुत अच्छे अनुसंधान किए होंगे, तभी ये प्रगति साध्य हुई है। इस भारत की अवस्था आगे चलकर बुरी होती गई। उसमें एक चातुर्वर्ण्य का हिस्सा है। धीरे धीरे आगे चलकर, पहले शुरुआत में भारत एक स्वयंपूर्ण भारत बनने के कारण धीरे धीरे इसके गांव स्वयंपूर्ण होते गए। उनको नमक के अलावा किसी चीज की आवश्यकता नहीं रही, इतने स्वयंपूर्ण होते गए, क्योंकि भारत में अनुकूल भूमि थी, नदियां थी, पानी पूरी तरह से उपलब्ध था, नेचर बहुत अच्छा था। और इस सब का फायदा भारत को सुजलाम सुफलाम होने में हुआ। जो हमेशा लड़ाइयां चलती थी, उसमें धीरे धीरे इंटरेस्ट भारतीय लोगों का कम होते गया, क्योंकि उससे कुछ साध्य नहीं होता था। गांव की व्यवस्था इतनी परफेक्ट बन चुकी थी कि हर चीज गांव में बनती थी, कोई भूखा नहीं रहता था। नेचर के साथ में लड़ने के गणित सब भारतीय लोगों ने ठीक ढंग से समझ लिए थे, इसलिए अकाल पर विजय पाई थी। उनका हिसाब रहता था कि 5 साल में 2 बार तो अकाल आता है, तो हमको जीने के लिए अकाल आने के बाद में जिन चीज़ों की आवश्यकता है उनको हमने संभल कर रखना चाहिए। ये सभी यंत्रणाएं विकसित हो चुकी थी, इसलिए वो अच्छे ढंग से अकाल से भी लड़ पाते थे। नेचर के साथ में बहुत अच्छे ढंग से एडजस्ट हो चुके थे। तो ये दिन रात का मारकाट करना और लड़ाई करना, इससे धीरे धीरे वो दूर होते गए। इसी के साथ में चातुर्वर्ण्य भी भारत में एस्टेब्लिश होते गया। लड़ाई करेंगे तो केवल क्षत्रिय करेंगे, ब्राह्मण नहीं करेंगे, शूद्र नहीं करेंगे, वैश्य नहीं करेंगे। तो इन टोटलिटी 2000 साल पहले तक भारत में ये अवस्था एस्टेब्लिश हुई होगी कि कम से कम लोग लड़ाई करें। इसके बावजूद 500-600 साल तक आगे, यानी 6वीं-7वीं शताब्दी तक भारत की अवस्था बहुत अच्छी रही। खास कर जब से ये बाहर के आक्रमणकारी भारत में आने शुरू हुए, शुरुआत में 2000 साल के आसपास तो आए, वो यूरोपियंस आए, अलेक्जेंडर वगैरह, लेकिन उन्होंने इतना बड़ा नुकसान नहीं किया, क्योंकि थोड़े बहुत वो अच्छे कल्चरड लोग थे। लेकिन उसके बाद में शकुन की जो टोलियां आने शुरू हो गई, वो भारत की समृद्धि को लूट ले जाते थे, स्त्रियों को भगा ले जाते थे और बाकी लोगों को मार डालते थे। और वहां से डिटोरिएशन की अवस्था शुरू हुई। यह सब होने के बावजूद अभी शकुन की टोलियां आएगी, इस साल में 10 गांवों को बर्बाद कर कर भाग गई, तो वो 10 गांवों में फिर से 10 साल तो नहीं आती थी, फिर लोग भूल जाते थे। गांव स्वयंपूर्ण होने के कारण वो गांव पूरे खड़े हो जाते थे, फिर से वो अपने काम में लग जाते थे। पहले शायद 1-2 साल उनको आवश्यकता भी लगी होगी कि ऐसे टोलियों के साथ में लड़ने की अपनी क्षमता बढ़ानी चाहिए, लेकिन 10 साल तक कुछ नहीं हो रहा तो भूल जाते होंगे। जब ये लोग आकर यहां पर अपना राज एस्टेब्लिश करते गए, तब शायद पहली बार यह महसूस हुआ होगा कि लड़ने की क्षमता हम गंवा बैठे हैं। अब जिस जमाने में तलवारों से लड़ाइयाँ होती थी, भालों से लड़ाइयाँ होती थी,
उस जमाने में संख्या बल तो बहुत महत्व का था। जिस जनसंख्या में केवल 10% लोग लड़ते हैं, उनका पराजय तो निश्चित था, क्योंकि केवल क्षत्रिय लड़ेंगे। क्षत्रिय कितने हैं? तो 20% है। 20% में 10% स्त्रियां हैं। ये क्षत्रिय बार बार एक दूसरे के साथ में लड़कर भी मर रहे हैं। तो ये 10% में भी जो लोग बार बार मर रहे हैं, उनमें से पूरे 100% लोगों की हिफाजत कैसे करेंगे? यानी भारत को जो 800-900 साल पूरी तरह से गुलाम रहना पड़ा और 1200-1300 साल तक उसके हाल होते गए, इसके पीछे का कारण यहाँ का चातुर्वर्ण्य है एक तरफ, और दूसरी तरफ यहाँ का सुजलाम सुफलाम होना भी है, गांव का स्वयंपूर्ण और स्वतंत्र होना भी है। ये दोनों का सम्मिलित परिणाम हो रहा है, और इसलिए भारत गुलाम बना। भारत में आगे चलकर ये मनुस्मृति जैसे जैसे एस्टेब्लिश होते गई, यहां पर कोई बदलाव के लिए गुंजाइश नहीं बची। जो पहले व्यवसाय में अपना काम करते थे, उस व्यवसाय में अलग अलग संशोधन करते थे, अलग अलग चीजें ढूंढते थे, आसान होता था, वो प्रक्रिया शायद रुक गई। आगे चलकर ये अधिकार भी नहीं बचा और हमने अपने आप को बंदिस्त कर दिया, और वही परंपरा आज भी कायम है। अब इस तुलना में अगर हम यूरोप का विचार करें, यूरोप का जो भी इतिहास उपलब्ध है वो हम देखते हैं तो हमारे ध्यान में आता है कि यूरोप कितना पिछड़ा हुआ था। ग्रीकों के जमाने में विज्ञान का काफी विकास हुआ था, यानी 2500 साल पहले से लेकर 2000 साल पहले तक। बाद में रोमन्स आए। रोमन्स ने शायद वो ये विज्ञान के विकास को रोका नहीं था, लेकिन जैसे ही क्रिश्चियनिटी एस्टेब्लिश हुई, रोमन्स और ग्रीकों का ज्ञान सबका सब सड़ने लग गया, और पूरा का पूरा यूरोप एक बहुत ही अलग अवस्था में चला गया। 13वीं-14वीं शताब्दी तक यूरोप बहुत पिछड़ा था। उसके बाद में 14वीं-15वीं शताब्दी के बाद में, खास कर 16वीं शताब्दी से यूरोप में बड़े पैमाने पर वैज्ञानिक अनुसंधान होने शुरू हुए। बाइबल ने, वहां के धर्म ने इसका कड़ा विरोध किया। जो वैज्ञानिक अनुसंधान बाइबल के विरोध में थे, उनको नकारा गया। सबसे बड़ा उदाहरण हमें मालूम है, 16वीं शताब्दी में जब ब्रूनो ने कहा, कोपरनिकस ने कहा, गैलीलियो ने कहा कि पृथ्वी गोल है, सूरज के इर्द गिर्द घूमती है, ब्रूनो को जलाया गया, कोपरनिकस को मारा गया, गैलीलियो का भी बहुत हाल किए गए। धीरे धीरे ये बदलाव और विज्ञान के शोध बढ़ते गए। वहां के पहले वैज्ञानिक जो शुरुआत के हैं, वो कोई विद्यापीठ के या यूनिवर्सिटी के विद्वान लोग नहीं हैं, वो आम काम करने वाले लोग हैं, व्यवसाय करने वाले लोग हैं। उन्होंने अलग अलग अनुसंधान किए, लोगों को विज्ञान के फायदे मिलते गए, और विज्ञान के अनुसंधान करने के लिए जो विचार चाहिए, जिसको आगे चलकर हम साइंटिफिक मेथड कहते हैं, ये साइंटिफिक मेथड उनके जीवन का हिस्सा बनते गई, और इसलिए यूरोप पूरी तरह से 15वीं शताब्दी के बाद में बदलते गया। 16वीं-17वीं शताब्दी के बाद में तो बहुत ही स्पीडीली बदला। इतना स्पीडीली बदला कि जिन लोगों को खाने के लिए ठीक ढंग से नहीं था, भूखे मरते थे यूरोप में, क्योंकि वहां के नेचर की अवस्था बहुत ही इंसान के खिलाफ थी। वही यूरोप पूरे दुनिया में राज करने लग गया। ये साइंस की प्रगति के आधार पर और उनकी मिलिट्री डिसिप्लिन के आधार पर पूरे दुनिया पर, सभी खंडों पर यूरोप के लोगों ने राज किया है।
अमेरिका उन्होंने निर्माण किया, न्यूजीलैंड उन्होंने निर्माण किया, ऑस्ट्रेलिया उन्होंने निर्माण किया। अफ्रीका की जो आज स्थिति है वो उनकी अच्छी या बुरी दोनों बोलेंगे, वो देन है। आशिया में कई देशों पर राज किया, हम सब जानते हैं। तो ये वैज्ञानिक विचार जब समाज का हिस्सा बनते हैं, आम इंसान के विचारों का हिस्सा बनते हैं, तो उसमें से कई साइंटिस्ट पैदा होते हैं, कई संशोधन होते हैं, समाज बहुत आगे बढ़ता है। हम यहाँ विज्ञान सीखते हैं, लेकिन हमारे दिमाग का वो हिस्सा नहीं है। विज्ञान का विचार हम मानते नहीं, और इसलिए हम आज भी विज्ञान के पूरे फायदे नहीं उठा सकते। हमारे यहाँ कोई भी मूलभूत संशोधन नहीं होते हैं। जिन भी भारतीयों ने कुछ मूलभूत संशोधन किए वो भारत के बाहर किए, भारत में ज्यादा नहीं होते। क्योंकि जब लाखों लोग वैज्ञानिक प्रक्रिया का उपयोग अपने जीवन में करेंगे, वैज्ञानिक सोच के लिए आवश्यक जो सोच है अपने जीवन में अमल में लाएंगे, तब उसमें से जाकर 10-20 अच्छे साइंटिस्ट पैदा होंगे। वो सोच ही हमारे यहाँ नहीं, जिसको हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहते नहीं है। इस कारण ये परिणाम हमको दिखते हैं कि हम बहुत पिछड़े हुए हैं। हम विज्ञान का फायदा उठाते हैं, लेकिन हम उधार उठाते हैं, अच्छी कॉपी कर लेते हैं, लेकिन मूलभूत संशोधन में हमारा ज़्यादा हिस्सा नहीं है। ज़्यादा नहीं है बोलने के बजाय निग्लिजिबल हिस्सा है, ऐसा कहना चाहिए, कि जिसकी यानी हम उदाहरण भी देना मुश्किल हो जाए, ऐसी स्थिति है। ये अगर परिस्थिति हमको बदलनी होगी तो हमको हमारे भारतीय लोगों की सोच में वैज्ञानिक दृष्टिकोण लाना पड़ेगा। और यही बात सावरकर जी बहुत ताकत से लोगों के सामने रखने की कोशिश कर रहे थे। इसीलिए उन्होंने हिंदुत्व इस शब्द का सहारा भी लिया था। वैज्ञानिक सोच हमारे जीवन का हिस्सा बनना चाहिए। उस प्रक्रिया से हमने अपना जीवन जीना चाहिए। जो सच होगा उसको स्वीकारेंगे, जो सच नहीं होगा, मानव जाति के लिए हितकारक नहीं होगा, उसको नकार देंगे। इतने स्पष्ट रूप से उन्होंने अपनी बातें रखी है। ये वैज्ञानिक सोच अगर हमारे भारतीय इंसान के, आम इंसान के जीवन का हिस्सा बनेगी तो भारत कहाँ के कहाँ पहुंच जाएगा। क्योंकि जितनी अनुकूल प्रकृति यानी नेचर भारत के लिए है, शायद ही बहुत कम देशों के लिए इतनी अनुकूल प्रकृति उपलब्ध है। इसका फायदा पूरी तरह से भारत उठा पाएगा, और उसके लिए हमको ये वैज्ञानिक सोच की बहुत आवश्यकता है, जिसको हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहते हैं। और इसलिए ये पोथी पर निर्भर होना, इसलिए तो मैंने मनुस्मृति और सावरकर ये विषय लिया कि सावरकर जैसा हिंदुत्ववादी भी मनुस्मृति को पूरी तरह से नकार देना चाहिए, ऐसा जाहिर तरीके से 1936 में कहता है, जबकि उनको मालूम है कि यह हिंदू लॉ है। इसी के आधार पर भारत में हिंदू जो भी है वो चलते आया है, इसके बावजूद वो कहते हैं। तो आपने सवाल बहुत अच्छा पूछा, धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल शाम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।